अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। एक कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उम्मीद की किरण ज़रूर बाकी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जारी तनाज़ा है, जो कशीदगी है, वो शायद उसका कोई डिप्लोमेटिक हल निकल आए। कल शाम को पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर पहुंचे थे तेहरान। पहले से ही पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वहाँ पर मौजूद थे और रात गए ही उनकी मुलाकात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से हुई थी। जो इरना, जो ईरान का स्टेट मीडिया है, उसके मुताबिक काफ़ी देर तक जारी रही और आज फिर एक तो उनकी मुलाकात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से हुई, उसके अलावा ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और जो ईरान की निगोशिएटिंग टीम है उसके सरबराह भी हैं बागिर कलेबाफ, उनके साथ भी मुलाकातें हुई। और इन मुलाकातों का एक ही मकसद है कि किसी तरीके से अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी तनाज़ा है इसका कोई हल निकाला जा सके। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से तो हुकाम खामोश हैं और हुकाम खामोश ही रहेंगे, क्योंकि यही हमारी एक पॉलिसी है कि एज ए मीडिएटर के तौर पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन इस सारे प्रोसेस को कोई नुकसान पहुंचे वो ऑब्वियसली रिवील नहीं करते, और जो भी इंफॉर्मेशन है या अमेरिका या ईरान की तरफ से सामने आ रही है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि एक मरतबा फिर सीरियस पुश है, एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान के एक तो जो हम ये रोल प्ले कर रहे हैं, और दूसरा बावजूद इसके कि दोनों तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स भी आते रहे, जो इक़दामात भी लिए जाते रहे, पाकिस्तान के स्टेमने की भी मेरे ख्याल में दाद बनती है, क्योंकि एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि जो मीडिएटर भी हो वो आप गिव अप भी कर देते हैं कि नहीं, ये मामलात इनसे हल नहीं होने वाले, बट पाकिस्तान इज नॉट गिविंग अप। कामरान आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान जो इस पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर रहा, बल्कि इसमें जो अगर ओवरऑल माहौल को देखें, जहाँ पे ये कोशिशें हो रही थी अमन के लिए, वहाँ पे स्पॉयलर्स भी थे। इंडिया का तो जिक्र हम कर चुके हैं, इसराइल भी नहीं चाहता कि अमन हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल में 2 आर्टिकल्स आए, ओपिनियन पीसेज आए पिछले 1 माह के अंदर, जिसमें पाकिस्तान का जो किरदार था उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की, बल्कि सस्पिशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की। और वो ये चीज़ें सारी वाजे हो रही थी कि इन सब चीज़ों का मकसद ये था कि किसी तरीके से पाकिस्तान का जो न्यूट्रल एक रोल है उसको डाउन प्ले किया जा सके। उसके हवाले से खास तौर पर अमेरिका के अंदर शक व शुबहत पैदा किए जा सकें कि पाकिस्तान जो है वो एक इफेक्टिव प्लेयर नहीं है या वो न्यूट्रल प्लेयर नहीं है या पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हैविंग सेड दैट, आपको पता है कि जो इनकी पब्लिक अपीयरेंसेस थी यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, उनके प्रेसिडेंट की, उसमें भी ये सवालात होते रहे कि मीडिएटर कौन और पाकिस्तान के किरदार को आप क्या देखते हैं। तो वी हैव रीच्ड टू अ पॉइंट जहां पे ना सिर्फ पाकिस्तान का जो रोल एज ए मीडिएटर उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है ग्लोबली, बावजूद जो भी स्पॉयलर्स ने रोल प्ले किया। और अब जो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जो पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट्स हैं कि इरानियन एज यूजुअल दे आर वेरी कॉशियस, दे आर नॉट सेइंग कि हमको ब्रेक थ्रू के करीब जा रहे हैं, एट द सेम टाइम दे आर नॉट डिनाइंग कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अमेरिकन जो हैं वो भी केयरफुली मूव कर रहे हैं। तो लेट्स होप कि इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो माजी से बेहतर हो। अब अमेरिका की आपने बात की है, कल अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो खुद ट्वीट किया, उनके बेटे की शादी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने साहबजादे की शादी इसलिए अटेंड नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ द लव ऑफ अमेरिका और उनके इंटरेस्ट के लिए, और वो वाइट हाउस में ही रहेंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। अब उन्होंने जिक्र तो नहीं किया कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत से मुबसरीन का ख्याल है कि वो ईरान से ही मुतालिक कोई बड़ा फैसला जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे की शादी में ना जाने का फैसला किया और वाइट हाउस में स्टे करने का फैसला किया। और आमतौर पर वैसे जब वीकेंड के ऊपर वो अपना जो उनका गोल्फ कोर्स है जो मारा-लागो फ्लोरिडा में, वहाँ चले जाते हैं, लेकिन इस वीकेंड पर वो वहाँ पर भी नहीं गए। तो अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो कोई भी वो जो बड़ा एक फैसला है शायद तेहरान से, उसकी वो तवक्को कर रहे हैं। जो शहबाज ने जिक्र किया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का तेहरान में जाना, उसके बाद पाकिस्तान नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, शायद उनका ख्याल है कि ये पहली इंडिकेशन है कि जो मोहसिन नकवी वहाँ पर पहले से मौजूद थे, तो उनकी जो बातचीत हुई है उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है, जिसकी वजह से ही जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ पर तेहरान गए हैं। लेकिन जो ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने कम अज़ कम उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के विजिट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम एक डील के करीब हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ईरान जो है वो बातचीत के ज़रिए इस मामले को हल करना चाहता है। जो इस वक्त फोकस है जो पाकिस्तान का भी, और इसमें डोंट फॉरगेट के जो कतर की जो निगोशिएटिंग टीम है वो भी इस वक्त तेहरान में मौजूद है,
और कतर की इन्वॉल्वमेंट भी इसलिए ज़रूरी है कि माजी में भी वो एज अ मीडिएटर के तौर पर रोल प्ले करते रहे हैं, लेकिन इस केस के अंदर कतर ने कहा है कि पाकिस्तान रिमेन्स द लीड मीडिएटर। हम पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसको सपोर्ट करते हैं, बस उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब कतर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इश्यूज़ हैं उन पर बात हो रही है, दूसरी तरफ ईरान और जो गल्फ कंट्रीज़ के इश्यूज़ हैं, और ख़ास करके जो गल्फ कंट्रीज़ के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है वो बड़ा क्रिटिकल है। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि कतर ना सिर्फ इन मीडिएशन एफर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि जो गल्फ कंट्रीज़ के जो कंसर्न्स हैं कि जो भी मुमकिन अग्रीमेंट होता है तो उसमें वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आए, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के। अब जो बात जो इस वक्त हो रही है, कल भी हमने जिक्र किया था कि शायद एक ऑल आउट डील अभी मे भी फाइनल ना हो, लेकिन एक अबूरी जो मुआहदा है उसकी तरफ बात हो रही है, और उस अबूरी मुआहदे में क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ शामिल होगा उसमें मेरे ख्याल में जो ब्रॉडर एजेंडा है वो तय किया जाएगा। बट इशू इसके अंदर यही है कि क्या पाकिस्तान जो इतने अरसे से कोशिश कर रहा है बिलाखिर कामयाब हो पाएगा कि इस अबूरी मुआहदा ही सही कि इन दोनों फरीकैन को इसके पर कमिट करवा ले कि यस कि दोनों जो मुमालिक हैं ईरान और अमेरिका किसी एक नुक्ते पर पहुंच गए हैं जहां से फिर बात आगे बढ़ सके। कामरान, एक जो खत लिखा गया है 5 जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी तरफ से, जिसमें सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल हैं, कि जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसी को खत लिखा है कि जो ईरान का एक प्रपोजल है या उनकी अब तो एक्सप्लिसिट उनकी जो एफर्ट्स हैं कि किसी तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसका कंट्रोल ना छोड़ा जा सके, तो उन्होंने इस किस्म के किसी भी कंट्रोल की जो है वो मुखालफत की है। और उनका जो इंटरनेशनल वाटर वे है जिस तरह हम कल भी जिक्र कर रहे थे, उनका ये मेंटेन रहना चाहिए, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट जस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका भी बहुत ज़्यादा दारोमदार चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर है उनके एक्सपोर्ट्स के लिए, तो वो भी इस चीज़ पे राजी नहीं होंगे किसी भी किस्म का जो इरानियन कंट्रोल है ओवर द स्ट्रेट। अब उसमें जो एक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी उन्होंने बनाई है ईरान ने, उसके ऊपर ज़्यादा कंसर्न्स आ रहे हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा गार्डियन ने जो एक रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक जो प्रपोजल आया है कि बजाय इसके कि जो स्ट्रेट का कंट्रोल है वो ईरान को या किसी दूसरी पार्टी को दिया जाए, यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के जो अम्ब्रेला है उसके परचम के तले अगर इसका कंट्रोल दे दिया जाए तो दैट कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस। बट ये गार्डियन की तरफ से एक रिपोर्ट है, किस हद तक इस पे अमल होता है नहीं होता है आगे बात बढ़ती है। बट ये जो इशू है जो कि अब बिल्कुल एक सेंट्रल पॉइंट बन गया है, जो जंग शुरू हुई थी ईरान की जो मिलिट्री कैपेसिटी उसको ख़त्म करने के लिए, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को और मिसाइल्स प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए, वो अब इस बात पे आके रुक गई है कि जी किस तरीके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली हुई थी उसको दोबारा खोल दिया जाए और ज़्यादा स्टेक्स इस पर। और ईरान माजी में जब भी वेस्ट के साथ टेंशन रही तो वो हमेशा ये थ्रेट देता रहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे, और उस वक्त बड़े शकूक व शुबहात थे कि क्या ईरान की इतनी कैपेसिटी है भी या क्या ईरान अफोर्ड कर भी सकता है। और इस जंग के नतीजे में बिल्कुल उनको एक ऐसा एडवांटेज, एक ऐसी लेवरेज मिल गई है जो उसको इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप छोड़ेंगे भी तो उसके बदले वो बड़ी कंसेशन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि गल्फ कंट्रीज़ का जो मुतालबा है, और ना सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ का बल्कि जो चीन बाकी ममालिक हैं वो भी जो इंटरनेशनल मैरीटाइम के जो रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसके तहत वो चाहते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहे। क्योंकि मेरी आज जो इंग्लिश का प्रोग्राम है तो एक उसमें डॉक्टर जेम्स डॉर्सी हैं, सिंगापुर से, मिडल ईस्ट के बड़े वेटरन एक्सपर्ट हैं और वेस्टर्न मीडिया के लिए और पूरे मिडल ईस्ट में वो काम करते रहे हैं। तो उनसे भी जब मैंने पूछा तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि अगर ईरान को लेट से किसी मुआहदे के तहत भी या अदरवाइज ये इख्तियार दे दिया जाता है कि वहाँ पर वो कंट्रोल करेंगे, तो ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि फिर जहाँ जहाँ से इस तरह के स्ट्रेट ऑफ मलाका है, साउथ चाइना सी है, तो फिर तो हर मुल्क जो है जिस जिस जगह पे उनका कंट्रोल है तो वहाँ पर वो कहेंगे कि ठीक है जी हम टोल लेंगे या हम उसे कंट्रोल करेंगे। तो इससे जो पूरा जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर है, जो ऑब्वियसली सारी 90% ट्रेड तो आपकी समंदर के जरिए होती है, तो जहाँ जहाँ जिस जिस मुल्क का फिर इख्तियार होगा वहाँ पे वो अपने एक फाटक लगा लेगा या उसको ब्लॉकेट लगा लेगा, तो उससे तो पूरा जो सिस्टम है वो अनरेवल हो जाएगा। तो ये भी मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है। तो ईरान के लिए क्या उसको वो सस्टेन करेंगे, क्योंकि यू नेवर नो कि अभी तक तो ये हुआ है कि इसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिवाइडेड है, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट हुए कि एक मल्टी नेशनल फोर्स बना दी जाए और ताकत के जरिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने की कोशिश की जाए, बट उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। चाइना, रशिया ने उसको वीटो किया था, उसके वो हक में नहीं है। लेकिन अगर ये मामला बढ़ता है आगे तो शायद फिर हो सकता है इन फ्यूचर
इसके बारे में भी कंसेंसस डेवलप हो जाए कि ठीक है, अगर ऐसे नहीं है तो फिर ऐसे करते हैं। शायद मिलिट्री जो पाथ है वो बहुत सारी नेशन लेने के हक में नहीं है, हाँ। और अब जो ईरान एज अ लास्ट रिजॉर्ट, एज अ लास्ट रिजॉर्ट उसमें जो ईरान ने फर्दर जो थ्रेट किया है कि अगर ये मामला हल नहीं होता और अमेरिका दोबारा अटैक करता है तो फिर जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जो समुद्र से गुजर रही हैं उसको भी उसको वो काट सकते हैं और वहां और भी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकते हैं। अब उसकी एक जियोग्राफिकल जो उसकी एक लोकेशन ऐसी है ईरान की, तो ईरान कैन इन्फ्लुएंस है, ईरान कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट्स पोजीशन, बट लेट्स सी आगे होता है कि एक डेवलपिंग स्टोरी, इसके ऊपर हतमी जो है कोई राय अभी दी नहीं जा सकती। लेकिन जो मीटिंग्स हो रही है आर्मी चीफ की वहाँ पे ईरान के सदर के साथ, उनके पार्लियामेंट के स्पीकर के साथ, कतर का डेलीगेशन वहाँ मौजूद है, अमेरिकन की तरफ से बड़ी कॉशियसली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो लेट्स होप कि कुछ डेवलपमेंट्स हों आइंदा चंद दिनों में। अदरवाइज तो इस वक्त जो ग्लोबल इकॉनमी है इट कैनॉट अफोर्ड दिस वॉर टू कंटिन्यू, और अगर ये सूरत हाल चलती रही तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो शायद जहाँ पे पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया दुनिया में शायद थर्ड हाईएस्ट इंक्रीज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में किया गया है, तो हम तो मजीद ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि अमेरिका की तरफ से भी मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ तेहरान पहुंचे थे तो उसी वक्त जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने एक और सिचुएशन रूम में मीटिंग जो है वो चेयर की अपने जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके साथ, मुख्तलिफ जो कंटिजेंसी प्लान है वो डिस्कस किए, और जो कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अगर ये मुज़ाकरात और ये डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है जो लेटेस्ट अभी पाकिस्तान, कतर और बाकी ममालिक शामिल हैं, ये नाकाम होती है तो फिर अमेरिका के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो दोबारा से ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या अगर वो स्ट्राइक करेंगे तो पहले भी उन्होंने करके देख लिए, वो कितने इफेक्टिव होंगे। दूसरी तरफ ईरान पूरी तरह से डिफाइंट है, वो कहता है कि ईरान के कल एक सुप्रीम लीडर का भी बयान चल रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई तो इस मरतबा जो उनका जवाब होगा वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ज़्यादा डेंजरस होगा। लेकिन इस रूट की तरफ मेरा नहीं ख्याल कि ईरान और अमेरिका खुद भी नहीं जाना चाहते, और बाकी जो रीजन के ममालिक हैं वो तो बिल्कुल भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से इवन के यूएई की जो पॉलिसी में हालिया एक शिफ्ट भी आपको देखने को मिली है। बट एज शहबाज सेड कि हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आउटकम क्या निकलता है। जो तेहरान में इस वक्त इंटेंसिव लेवल की जो डिप्लोमेसी हो रही है, क्या उसके नतीजे में कोई हमें अच्छी खबर मिलेगी, उस पर हम जरूर नजर रखेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक और बड़ी खबर का कि कैसे इंडिया जो है, एक तो हमने जिक्र किया कि हमारी मीडिएशन एफर्ट से खुश नहीं है, लेकिन और भी बहुत से हवाले हैं जहां पर इंडिया पाकिस्तान के लिए रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करता है। एक नाकामी उसे हुई है, वो क्या नाकामी है ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाल ही में आप जानते हैं कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ था, और उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का ऑब्वियसली मकसद था पाकिस्तान के लिए जो अगली किस्त जारी करनी थी वो किस्त जारी हो गई। पाकिस्तान को पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतमईन थे, लेकिन आज हमने आपको वैसे तो स्टाफ लेवल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी डिस्कशन की थी, लेकिन IMF के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि हर जो मुल्क है वो पाकिस्तान के हक में वोट देता है या पाकिस्तान के लिए रुकावटें खड़ी नहीं करता। तो कुछ हमारे पास और शहबाज के पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि जो हालिया IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ था उसमें हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छे अल्फाज कहे गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और ओवरऑल उस इंटरनल मीटिंग में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में एक आध मुल्क का क्या मौकफ था और उसको कैसे सुबकी हुई, तो इसके हवाले से शहबाज रोशनी डालेंगे। तो क्या खबर है इस हवाले से? कामरान, IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ था 8 मई को, जिसमें 2 कर्जों की जो किस्तें थी मंजूर की गई थी। एक तो हमारा जो $7 अरब का प्रोग्राम है उसमें $1.1 अरब पाकिस्तान को मिला, चौथी कर्जे की किस्त, और एक जो क्लाइमेट वाली फैसिलिटी है $22 करोड़ उसमें भी पाकिस्तान के लिए रिलीज हुआ। लेकिन थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट इसलिए था कि माजी में पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट था इवन के बोर्ड लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है। अब इस दफ़ा जो प्रोसीडिंग्स वहाँ पे हुई हैं उसमें पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी खबरें थी, और ये चीज़ हम डिस्कस भी करेंगे कि इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी नज़र में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो दिन ब दिन बेहतर हो रही है और वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तानी मीडिया वो हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन क्यों नहीं है। जो मेन आपने बात की वहाँ पे जो हमारे ज़राए से पता चला है कि जो 2 हफ्ते पहले इजलास हुआ उसमें भारत ने एक दफ़ा फिर स्पॉइलर का जो
रोल था वो प्ले करने की भरपूर कोशिश की, भारत ने अपोज किया दोनों जो लोन की जो ट्रांचेस थी और उसका जो पाकिस्तान का रिव्यू था उसको, लेकिन IMF के बोर्ड ने भारत की जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थी उनकी बात नहीं मानी। भारत का दावा ये था कि जो कर्ज पाकिस्तान को दिया जा रहा है, जिन मकासद के लिए IMF ये कर्ज देता है उन मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि दिफाई जो मकासद है पाकिस्तान के उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो जराए बता रहे हैं वहाँ पे भारत कोई एविडेंस किसी भी किस्म का, चूंकि इसके एविडेंस हो नहीं सकता क्योंकि ना ऐसी कोई बात थी तो कोई एविडेंस दे नहीं सका वहाँ पे, जिसकी वजह से जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने भारत की जो बात ना सिर्फ मानने से इनकार किया बल्कि उन्होंने इस बात की तायद की कि पाकिस्तान को जो पैसा दो मकासद के लिए दिया जा रहा है, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट के लिए, मतलब यह कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल सेक्टर की जो अदायगियां हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर करने के लिए, तो उसी मकासद के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। बोर्ड का यह मानना था और IMF की बात को इसकी भारत की बात को रद्द किया गया। और दूसरा जो बजट सपोर्ट के लिए पैसा आता है क्लाइमेट वाला, वो बजट सपोर्ट के जो मकासद थे, जिन कंडीशंस के अगेंस्ट वो पैसा दिया गया, वहीं पे वो इस्तेमाल हुआ है। बल्कि वहां पे जो एक और बात जो सामने आई कि जो बोर्ड के कुछ मेंबर्स थे उनकी वहां पे डिस्कशन में ये पॉइंट आया कि अगर भारत ने यही रवैया अपना जारी रखा तो भारत की जो क्रेडिबिलिटी है इन द आइज ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो काफी हद तक खराब हो रही है, बल्कि भारत वहां पे आइसोलेट हो रहा है। आपको याद है कि ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ये कोशिश थी कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट हो जाए, लेकिन मोदी की जो अपनी पॉलिसीज है उसकी वजह से अब वो खुद आइसोलेट होते जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है, जो वहां पे डिस्कशन हुई, कि भारत का जो एतराज है ये एक उनके लिए एक रूटीन की बात बन गई है कि जहां पे पाकिस्तान का नाम आएगा, जहां पे पाकिस्तान के कर्ज लेने की कोशिश करेगा तो वहीं पे भारत ये एतराज करना शुरू कर देगा, डिफेंस के इश्यूज, सिक्योरिटी के इश्यूज वहां पे रेज करना शुरू कर देगा। तो भारत को मजीद वहां पे ज़राई नहीं मिल रही। ये एक टर्म हम यूज करते हैं, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम, तो ये भारत के लिए, और ये बड़ी अफसोसनाक पहलू है मेरे ख्याल में, इतना बड़ा मुल्क, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और अपने आप को गुरु भी कहते हैं, और ये जो उनकी अप्रोच है कि जी जीरो सम गेम, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो पाकिस्तान के फायदे में होगा तो उसको अपोज करना, वो उनका ख्याल है वो भारत के लिए नुकसानदेह है। और ये हालिया जो मीडिएशन एफर्ट की भी अगर आप देखें ना, तो इंडिया में भी कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया था कि उन्होंने एतराज किया कि पाकिस्तान मीडिएट क्यों करवा रहा है। तो बहुत से लोगों ने ये बताया भी, इवन आउटसाइडर्स ने भी, कि देखिए जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो इंडिया के लिए भी नुकसानदेह है, बल्कि इस केस के अंदर तो अगर ये जंग रुकती है तो ना सिर्फ बाकी दुनिया को तो फायदा होगा, सबसे ज्यादा फायदा तो इंडिया को होगा। LPG की शॉर्टेज हुई तो है। ये जो अब भारत का जो माइंड सेट है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि जब आप हमारे से ठीक है उनकी इकोनॉमी बेहतर IMF के प्रोग्राम में नहीं है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उनके अंदर इतनी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको खौफ और डर ये है, जो उन्होंने तो बहाना बनाया ना कि जी पाकिस्तान ये इस्तेमाल करेगा, जो उनको मार पड़ी, खतरा उनको ये है कि कहीं वाकई पाकिस्तान थ्रू IMF या कोई ऐसे रिफॉर्म्स करके पाकिस्तान की वाकई मैशत इतनी स्ट्रेंथन ना हो जाए। अभी इतने मुश्किल हालात में अगर उन्होंने इतना में टफ टाइम दिया है, तो पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो फिर तो हमें वो करीब भी नहीं आने देगा। तो वो उनकी इनसिक्योरिटी समझ आती है। उनके पॉलिसी मेकर्स उनको सही एडवाइस नहीं कर रहे। हमने अगर खर्चा करना तो हम खर्च कर सकते हैं, डॉलर्स नहीं चाहिए, उसके लिए रुपया चाहिए। लोकल स्पेंडिंग के लिए अगर आपने कोई इंपोर्ट्स नहीं करनी तो वो हम प्रिंट कर सकते हैं, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। तो दैट वाज ऑन अ लाइटर टोन। बट जो असल बात है ना, वहां पे ये तो खैर एक जो चीज थी, वहां पे भारत ने कोशिश की रुकवाने की और नहीं रुकवा सका, उसको नाकामी। और इसी किस्म की कोशिशें भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वहां पे भी करता है, वहां पे भी भारत को नाकामी हुई है। तो भारत को ये एडवाइस, बल्कि जो अदर जो मेंबर्स हैं इन बोर्ड्स के, वो भारत को ये एडवाइस करते रहते हैं कि आपकी ये जो पॉलिसी है ये आपको आइसोलेट कर रही है, पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर रही। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि एक पाकिस्तान की का जो इमेज है, जो कारकर्दगी है हुकूमत पाकिस्तान की, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नज़रों में बेहतर हो रही है। और जिस किस्म के अल्फाज का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया वो काफ़ी एक पॉजिटिव सरप्राइज था, इन द सेंस कि एक तरफ तो पॉजिटिव सरप्राइज, दूसरी तरफ डिस्कनेक्ट नजर आया कि डोमेस्टिकली लोग IMF के प्रोग्राम को, हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं और इंटरनेशनली कैसे देखा जा रहा है। हमें ये बताया गया है कुछ जरा की तरफ से, जो जिनको डायरेक्ट नॉलेज है इन डिस्कशंस का जो वहाँ पे हुई, कि जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है नाइजल क्लार्क इनके जो IMF के, और वो बोर्ड के एक्टिंग चेयर भी थे इन द एब्सेंस ऑफ द MD, उनके अल्फाज ये थे कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी इस दफ़ा रही है वो एक्सेप्शनल, यानी कि गैर मामूली कारकर्दगी थी। तमाम जो कोर कंडीशंस थी उसके ऊपर पाकिस्तान ने अमल किया। जो इंडिकेटिव टारगेट्स थे उसमें ज़्यादातर पर पाकिस्तान ने अमल किया। दो जो बड़े अहदाफ थे, जिसमें FBR का टारगेट और जो इन्होंने रिटेल स्कीम से पैसा लेना था वो नहीं ले सके, वो वहाँ पे उसका जिक्र हुआ। और जो बहुत सारे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स थे उसके ऊपर भी प्रोग्रेस हुई, बल्कि
कुछ लोग ये कहते हैं कि वहां पे ये इस मीटिंग को ऐसे डिस्क्राइब किया कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड मीटिंग्स फॉर पाकिस्तान, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है। लेकिन जहां पे उन्होंने पाकिस्तान की कारकर्दगी को अप्रिशिएट किया, वहां पे उनके कुछ कंसर्न्स भी थे। 3-4 बड़े एरियाज जो है जिसको बोर्ड में हाईलाइट किया गया, और ये बाद में जो IMF की एक स्टाफ रिपोर्ट है उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। टैक्स कलेक्शन का जो शॉर्टफॉल है, इसके ऊपर IMF के जो बोर्ड के एक डायरेक्टर्स थे उनका कंसर्न था। दूसरा उनका यह था कि डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की एफर्ट्स बहुत वीक हैं, खासतौर पर वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर का जिक्र किया गया कि ज़राअत के शोबे से पूरा टैक्स नहीं लिया जा रहा। फिर उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान में पॉवर्टी बढ़ रही है इसको देखने की जरूरत है। सोशल प्रोटेक्शन का जो नेटवर्क है, बेसिकली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात करते हैं, वो उसको उन्होंने कहा जी मजीद बेहतर करने की जरूरत है। टैक्स के हवाले से हम खुद भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, और मेरी इतला ये है कि रिसेंटली कुछ हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, बंद कमरे में ये बातें हुई हैं कि हमने सब कुछ करके देख लिया। हुकूमत ने अपनी तरफ से उनके जो बेस्ट ऑफिसर थे चेयरमैन FPR उनको लगाया, इनको मरा देंगी, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो रही। और जो फ्रस्ट्रेशन है विद इन द गवर्नमेंट ओवर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द FPR वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो IMF की बोर्ड मीटिंग के बाद पाकिस्तान को ये कम्युनिकेट किया गया है कि बेहतर ये कि ये जो आपने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है इसको आप अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और आपका जो इमेज बेहतर हुआ है IMF के बोर्ड की नज़रों में, इसको अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं तो टैक्स कलेक्शन को बेहतर कीजिए, जो आपकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, टैक्स बेस ब्रॉडनिंग है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, और बाकी जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं जिसमें खासतौर पर महंगाई पे काबू पाना। क्योंकि उन्होंने एक जो चीज़ हाईलाइट और की है जो पॉजिटिवली पाकिस्तान के लिए, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है बकौल IMF बोर्ड के, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है और उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बेहतर हुई है, और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को भी एक एज अ पॉजिटिव साइन वहां पे काउंट किया गया, और जो रिजर्व्स में इजाफा हुआ है उसके हवाले से भी IMF जो है काफ़ी पॉजिटिव रहा है। नाज़िर, बहरहाल अगर आप देखें तो अगर ये इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो एफर्ट्स है इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी इतनी रिकग्निशन नहीं है? एक जो चीज़ सामने आती है, अगर हम इस सारी चीज़ को समझ सकें, कि जो बोझ पड़ा है ये कारकर्दगी दिखाने के लिए, इन शराइत पर अमल करने के लिए, वो ज़्यादातर पाकिस्तान के उस तबके के ऊपर पड़ा है जो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खासतौर पर तनख्वाहदार तबका हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, पाकिस्तान की लो मिडिल इनकम ग्रुप जो है और जो मिडिल इनकम ग्रुप्स है, इनके ऊपर IMF के प्रोग्राम का ज्यादा बोझ पड़ा। यही वजह कि एक जो एलिमेंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन है वो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा नजर आ रहा है, बजाय इसके कि अगर आप देखें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और हमारी कुछ मुलाकातें भी हुई बायलैटरल पार्टनर जो है पाकिस्तान के कुछ फॉरेन कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान में, उनका भी ये मानना है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही है। ओवरऑल पाकिस्तान सख्त शराइत के ऊपर अमल दरामद कर रहा है, बट कंसर्न ये जरूर है कि ये जो पाकिस्तान कारकर्दगी दिखा रहा है क्या ये सस्टेन हो सकती है, और किस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी और ग्रोथ जो है, चूंकि ग्रोथ भी कम है, इस पे कैसे इसको बेहतर किया जा सके। और जब हम शराइत की बात करते हैं उस गरीब के ऊपर उसका कैसे असर पड़ रहा है, इसके ऊपर बात करें छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में ज़ाहिर है जो तेल की कीमतों में हालिया जो इजाफा हुआ है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग है, लेकिन दूसरी उसकी एक ये भी वजह है कि जो टैक्सों की भरमार है, टैक्स मुख्तलिफ सूरत में होते हैं, और ख़ास करके जो पेट्रोलियम लेवी है जो हुकूमत ने आयद कर रखा है, जो तेल की मसनूआत हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इमेजिन करें कि अगर आप उसको बीच में से निकाल दें तो शायद ईरान अमेरिका जंग के बावजूद जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है उतना बर्डन अवाम के ऊपर ना पड़ता। तो इसको देखते हुए मेरे ख्याल में अब जो बजट आना है तो पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से कोई जो है वो दी जा रही है कि कोई जो सार्फिन है उन पर रहम किया जाए। सबसे पहले तो बताएं कि ये तजवीज़ है क्या, क्या और इस पर कितने चांसेस हैं कि अमल दरामद भी होगा? कामरान, जब तेल की कीमतें बढ़ रही थी तो पेट्रोलियम डिवीजन जिसकी कारकर्दगी इस हद तक तो बेहतर है कि जो सप्लाईज थी उसको उन्होंने इंश्योर किया। उनका काम यह था कि पाकिस्तान में LNG इंपोर्ट होती रहे, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता रहे, डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट होता रहे, ताकि शॉर्टेज ना हो। इस हद तक तो वो कामयाब रहे, लेकिन इस कामयाबी के बावजूद पेट्रोलियम डिवीजन के ऊपर भी उतना ही क्रिटिसिज्म आ रहा था जितना फाइनेंस डिवीजन के ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है। उसकी वजह यह थी कि FPR के टैक्स के अहदाफ पूरे नहीं हो रहे थे, और खामोशी से जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें इजाफा कर दिया जाता था, और जिसका सारा जो बोझ है वो फिर पेट्रोलियम डिवीजन पे पड़ता था। तो तजवीज़ ये आई है कि जो पेट्रोलियम के वजीर हैं अली परवेज मलिक, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब को उन्होंने अपने जो सिफारिशात अगले बजट के लिए वो दिए हैं कि जो पेट्रोलियम लेवी का अगले साल का सालाना हदफ है उसमें कमी की जाए, और जो पेट्रोलियम लेवी के रेट्स हैं उसको भी कम किया जाए। अब इस माली साल का जो हदफ था वो 1470 अरब रुपए के करीब था, और अगले साल का जो IMF की रिपोर्ट के अंदर नंबर आया वो 1727 अरब, यानी कि 260 अरब रुपया
अगले साल हुकूमत ने ज़्यादा इकट्ठा करना है। तो बजाय इसके कि हदफ को बढ़ाए, पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से ये लिखा गया वजारत ख़जाना को कि आप इस हदफ को कम करें, 1000 अरब रुपए तक लेके आएँ। ना सिर्फ, और इसको कम करने के लिए जो इस वक्त लेवी का रेट है इफेक्टिवली तो हुकूमत ने जो IMF से तय किया होगा 80 रुपए वो लेंगे पेट्रोल के ऊपर और 80 रुपए डीजल के ऊपर। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि कल बावजूद इसके तेल की कीमतों में कमी हुई है, पेट्रोल की कीमत में भी कुछ 6 रुपए फी लीटर कमी की गई, अभी भी पेट्रोल के ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी है वो 102 रुपए फी लीटर है और जो डीजल के ऊपर है वो 58 रुपए फी लीटर। तो मिला के इन्होंने वो 160 का नंबर रखा हुआ है। बट पेट्रोलियम डिवीजन की ये रिकमेंडेशन है, आई डोंट थिंक कि ये हुकूमत इसको एक्सेप्ट करेगी कि ये जो रेट है आप 80 या जितना भी अभी है आपका इफेक्टिव, आप इसको कट करें, एटलीस्ट इसको 50 रुपए फी लीटर तक लेके जाएं। और तब तक उन्होंने कहा जी कि इसको 50 रुपए फी लीटर पे रखें जब तक आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें वो हाई रहती हैं। तो आप कह रहे हैं कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है उस तरीके से, और वजह यह है कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे जो FBR का शॉर्टफॉल है वो एक बहुत बड़ा, और फिर हमेशा जो हुकूमत है और FBR है वो ऐसे तरीके ढूंढती है जहाँ से आसान जो लोगों से आप पैसा बटोर सकें। और ये जो लेवी वाला मामला है ये उसी तरह की चीज़ है कि बड़ा आसान है, आप अदरवाइज तो आपको काम करना पड़ता है ना कि अगर आपको नए अपनी टैक्स जो नेट बढ़ाएंगे उसको वाइडन करेंगे उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। ये तो बड़ा सिंपल है कि आप जी चलें लेवी बढ़ा दें तो इतने अरब और इकट्ठे हो जाएंगे, थोड़ी और बढ़ा दें तो और इकट्ठे हो जाएंगे। अब तो मेरा ख्याल इस किस्म की बात आप जब इस तरह का क्रिटिसिज्म होता है ना तो ये IMF के ऊपर भी एक दबाव आता है। और IMF पाकिस्तान में जो भी IMF के प्रोग्राम के हवाले से छप रहा है उसकी एक समरी जो है वो डेली वाशिंगटन जा रही होती है और यहाँ पे भी IMF इन रिपोर्ट्स को बड़ा माइन्यूटली देख रहा होता है। तो गालिबन IMF की तरफ से भी शायद फिर इस किस्म की कोई तजवीज़ सामने आ रही है कि आप जो शॉर्टफॉल FBR का है उसको फिर आप लेवी से ऑफसेट ना करें। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि IMF फिर इनको कहे कि आप एक मैक्सिमम जो कैप है पर लीटर लेवी कितनी हो सकती है, आप एक अपर कैप लगा दें। अगर शॉर्टफॉल आ भी रहा है तो आप उस अपर कैप को ब्रीच नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें जो इनकी अभी बजट मिशन जो है वो कामयाब नहीं हुआ FBR की हद तक, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि FBR जो अदाद-ओ-शुमार शेयर कर रहा था और टैक्स पॉलिसी ऑफिस जो कि अब पॉलिसी जो है वो फाइनेंस डिवीजन के अंडर आ गई है, तो वो जो अदाद-ओ-शुमार शेयर कर रहा था IMF का जो यहाँ पे उनका मिशन था वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। आप देखें ना, अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान की जो ट्रस्टवर्दीनेस है इन द आइज ऑफ द IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड वो बेहतर हो रही है। जो स्टाफ है IMF का जो पाकिस्तान से डील कर रहा है वो अभी भी उसकी बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म है, बहुत ज्यादा। और उसमें जो प्राइमरली 2 एरियाज के अंदर उनकी स्केप्टिसिज्म होती है, एक पावर के अदाद-ओ-शुमार के ऊपर इनको ट्रस्ट नहीं होता और दूसरा FBR के अदाद-ओ-शुमार के ऊपर। तो जब इनकी चीजें नहीं कंक्लूड हो रही थी रेवेन्यूज के हवाले से, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये तजवीज़ दी गई कि आप फिर इस तरह करें, अगर आप समझते हैं कि हम जो रेवेन्यू मेजर्स प्रपोज कर रहे हैं उनसे पैसा कम आएगा और जो रिलीफ मेजर सैलरीड क्लास के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए हम प्रपोज कर रहे हैं, आपके ख्याल में उसका रिलीफ का इम्पैक्ट ज़्यादा और इनका हुकूमत के ख्याल में कम था। उनका जी फिर आप इस तरह करें कि जो पहली समाही होगी अगले माली साल की जुलाई, अगस्त और सितंबर का पीरियड, उसका जो हदफ है वो 3030 अरब रुपए के करीब है जो इन्होंने इकट्ठा करा। अगर 15,264 अरब रुपए सालाना हदफ है तो कुछ 3,000 अरब से थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने अगले साल जो है वो इकट्ठा करना है पहले 3 माह में। तो उनका अगर वो नहीं हम कर सकते, अगर कोई शॉर्टफॉल आता है तो हम फौरी तौर पर नए टैक्स जो है वो आवाम के ऊपर लगा देंगे। तो ये हुकूमत की तरफ से एक ऑफर की गई है IMF को। IMF इस पर ट्रस्ट करता है या नहीं करता, उस मीटिंग में बड़ी तल्ख बातें भी हुई, बट इवेंचुअली एक ट्रस्ट का एक इशू इसी वजह से रह रहा है कि अब FBR की जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस उसको किस हद तक हुकूमत सस्टेन कर सकती है। एक क्विकली जो एक और भी रिकमेंडेशन दी है, LPG अगेन इज अ मेजर, और ये जो ईरान अमेरिका जंग के नतीजे में उसकी कीमतों में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है तो उसमें भी टैक्स कम करने की बात की गई है। तो दिस इज कितना ये प्रैक्टिकल है? डू यू थिंक ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब एक तमाशा बना हुआ हर चीज के ऊपर, आप बगैर देखे कि उसका एंड यूजर कौन है। अब LP जो है ये जो आपके घरों में सिलेंडर आवाम इस्तेमाल करती है, अब तो शहरों में भी सिलेंडर इस्तेमाल होना शुरू हो गए गैस की किल्लत की वजह से, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में, देहातों में जहाँ पे गैस की पाइप गैस नहीं मिलती तो वहाँ पे सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए। तो उसके ऊपर जो GST है वो 18% है। तो पेट्रोलियम डिवीजन ये कह रहा है कि आप इस GST को 18 से कम करके 10% करें। लेकिन बात वही आ जाती है जी कि फिर वो FBR के रेवेन्यूज और वो सारी चीजें, एक तो ये तजवीज़, दूसरा इन्होंने ये कहा है कि एक जो क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है गैस की कीमतों में, आपको पता है जिस तरह बिजली के बिलों में आपसे 300 यूनिट से ज्यादा कंजम्पशन है तो पैसा आपसे लेके जो दूसरे लो कंजम्पशन वाली क्लास है उसको दिया जाता है। यहाँ पे गैस के अंदर भी एक सब्सिडी छुपी हुई है, रेजिडेंशियल के भी, कमर्शियल के भी और इंडस्ट्रियल के भी। तो ये पेट्रोलियम डिवीजन ने वजारत खजाना भी है कि बजाय आप क्रॉस सब्सिडाइज करवाएं, आप ये जो 130 अरब रुपए की जो सब्सिडी है
जो अवाम से ली जा रही है, हुकूमत फिर बजट से सब्सिडी दी। अगेन मेरा नहीं ख्याल ये तजवीज़ जितनी भी एक्शनैलिटी हो वजारत ख़जाना मानेगी कि एक तरफ से 130 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे दें, पेट्रोलियम लेवी का जो हदफ है वो भी 1000 अरब रुपया कर दें, पेट्रोलियम लेवी का जो रेट है वो भी 50 रुपए फी लीटर तक कर दें। ये सारी बातें जो पेट्रोलियम डिवीजन ने की ये जायज़ हैं, और ये अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है अगर वो सेंसिटिव हो कि अवाम क्या फेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल ये तीनों जो तजावीज़ हैं ये माननी इनको चाहिए। बहरहाल छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आके फिर बात करेंगे टैक्सेस की, कैसे आप जब एक टेलीफोन की कॉल करते हैं, आपके घर में जो इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है उसको कैसे हुकूमत इस्तेमाल करिए आपसे इजाफी टैक्सेस लेने के लिए। इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। टेलीकॉम सेक्टर की अगर आप बात करें तो उसमें आपको एक फिनोमिनल ग्रोथ नज़र आती है, और अब तो 5G की भी बात हो रही है, लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर से मुंसलिक जो लोग हैं, चलाते हैं, उनका अगेन गिला है कि ये जो जितनी टैक्सों की भरमार है इसके होते हुए तो उस तरीके से जो फैसिलिटी वो आवाम को, सार्फिन को देना चाहते हैं वो नहीं दे सकते। तो बजट क्योंकि आमद है तो टेलीकॉम सेक्टर भी इस हवाले से अपने जो कंसर्न्स हैं वो रखना चाहते हैं। तो शहबाज, सबसे पहले तो ओवरऑल एक ब्रेक डाउन आई थिंक देना ज़रूरी है। एवरीबडी, आई थिंक जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, एवरीबडी नोज कि जब आप रिचार्ज करवाते हैं या उसमें कितना पैसे आपके फौरन कट जाते हैं, उसमें भी कितना ज़्यादा टैक्स है। तो एक तो बताएं कि ओवरऑल इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, और ये इतनी जो एक्सेसिव टैक्सेशन है कैसे ये एक रुकावट है, क्योंकि आजकल डिजिटल इकोनॉमी की अगर आप बात करें तो ये तो सारा 5G और इसी चीज़ के ऊपर चलेगा। जितनी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी उतनी आपकी जो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो सफ़र है वो भी बेहतर होगा। तो ओवरऑल अगर आप ब्रेक डाउन दें तो। बिल्कुल कामना, आपने सही कहा कि अब अगर आप 100 रुपये का, आपको याद है कि पहले एक माजी में ये आई भी थी, खबर भी बड़ी चली, अगर 100 रुपये का जो कार्ड है उसको अगर लोड करवाया जा रहा है तो शायद 62 या 65 रुपये आपको मिलते थे। सूरत हाल कुछ नाज़रीन अभी भी ऐसे ही है। कुछ मुतालबात किए गए हैं जो पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर, क्यों मुतालबात कर रहा है? आपको पता है कि 2 कंपनीज जो हैं टेलीकॉम सेक्टर की, वारिद और टेलीनॉर, वो पाकिस्तान से निकल चुके हैं। अब पीछे जो कंपनियां रह गई हैं उनको भी काफ़ी स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, उनके प्रॉफिट्स के ऊपर इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ी वजह जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो ईजीएस्ट वे है कि आपसे जो टैक्स है वो कैसे वसूल करना है। अगर आप पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं तो उस पर 102 रुपये आपसे लेवी ले लें, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी ले लें, और कुछ और टैक्सेस ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप टेलीफोन की कॉल कर रहे हैं तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स ले लिया, विद होल्डिंग टैक्स ले लिया, FED ले ली, एक अजीब किस्म के इनके टैक्सेस लगे हुए हैं। तो इस हवाले से जो टेलीकॉम सेक्टर की तरफ से जो कुछ तजावीज़ दी गई हैं उसमें हुकूमत से ये कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो 5G की टेक्नोलॉजी हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, अगर आप उसकी क्विक प्रमोशन चाह रहे हैं तो फिर टैक्सेस को कुछ कम करें, कुछ बिजनेस को प्रमोट होने दें। जो नंबर्स टेलीकॉम सेक्टर की तरफ से नाज़रीन शेयर किए गए हैं हुकूमत के साथ, उसके मुताबिक 2025 में जो टोटल इनकी सेल्स थी, रेवेन्यू था इस सेक्टर का, वो कोई 1075 अरब रुपए का था। अब 1075 अरब रुपए में से मुख्तलिफ जो टैक्सेस और जो फीस हैं, जिसमें इनकी लाइसेंस फी भी शामिल है, उसकी मद में कुछ 459 अरब रुपया इसकी जो है वो अदायगी की गई हुकूमत को, जो कि कुल रेवेन्यू का 43% बनता है। इसमें अगर आप फीस को निकाल भी दें तो पीछे जो बचता है वो कोई 35% टैक्स रेट बन रहा है पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। 35% क्वाइट हाई रेट। इसके मुकाबले में अगर आप देखें इंडोनेशिया में टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर कोई 13% टैक्स है। इंडिया में जो बिल्कुल हमारा नेबर है 32% है, उनका भी है, बट हमसे फिर भी 3% कम है। इसी तरीके से जो दूसरी रीजनल इकोनॉमीज हैं उनका रेट भी हमसे कम है। तो ये एक मुतालबा आया है कि 2-3 जो टैक्स है, खासतौर पर जो विद होल्डिंग टैक्स 15% लिया जा रहा है, इसको कम करके 8% किया जाए, और कुछ इंपोर्ट के ऊपर भी जो कस्टम ड्यूटीज लगाई हुई है, खासतौर पर जो 5G से रिलेटेड जो इन्होंने इंपोर्ट करना है, कुछ मटीरियल इक्विपमेंट 5G टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए आफ्टर के लाइसेंसेज इनको इशू हो चुके हैं, उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं और कस्टम ड्यूटीज हैं, इसको भी आइदर वेव या इसमें सब्सटेंशियल रिडक्शन की बात की गई है। लेकिन बात एट द एंड ऑफ द डे वहीं पे आ जाती है कि अगर इतना आसान तरीका FBR अपने हाथ से जाने दे तो फिर टैक्स इकट्ठा करने के लिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगी। एक और जो टैक्स से रिलेटेड डेवलपमेंट है वो ये है कि एक ताजिर स्कीम फिर एक हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो तय हो जाए ताजरों के साथ। इस हवाले से जो कुछ डेवलपमेंट ये हो कि हुकूमत ने प्रपोज ये किया कि 25,000 रुपया कम से कम सालाना हर ताजिर जो है वो टैक्स देगा कैश में। और ये 25,000 रुपया कौन देगा? जिसकी सालाना जो सेल है वो 20% है, सॉरी उसकी सालाना सेल 20 करोड़ रुपया। तो 20 करोड़ की सेल के ऊपर
उनको टोटल जो टर्नओवर है उसका 1% देना है और कम से कम उनको 25,000 रुपया देना है। इसके बदले में उनका ऑडिट नहीं होगा, वो विद होल्डिंग एजेंट्स नहीं बनेंगे, वो पॉइंट ऑफ सेल की मशीन्स नहीं लगाएंगे, हर तरह की हुकूमत फैसिलिटेशन करेगी। लेकिन हुकूमत क्या क्या रहेगी, कम से कम 25,000 रुपया तो दे दो साल का। और जो विद होल्डिंग टैक्सेस ताजिर पे करते हैं मुख्तलिफ उसमें जो उनके ऊपर जो लागू होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल से कुछ उनसे रिकवर होते हैं, उसके हवाले से भी ये कहा गया है कि जी वो एडजस्ट करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी 25,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर ताजिर 25,000 रुपया भी नहीं दे सकते तो फिर हुकूमत को डेफिनेटली इनके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए। बजट के बाद बहुत सारे लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म भी आया है कि 25,000 रुपया भी बहुत कम है जब आप इसको कंपेयर करते हैं तनख्वाहदार तबके के साथ। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसका हम इस पर नजर भी रखेंगे और बजट के बाद इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी कि ये क्या ये तजवीज़ दी गई है हुकूमत की तरफ से, ताजिर इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये बजट में अनाउंस होती है या नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और कामरान यूसुफ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।